नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। खबर वैशाली से है, जहां तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू के भावी उम्मीदवार अभिषेक झा के समर्थन में सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर पहुंचे थे। उन्होंने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में उन्हें जीत बीजेपी या जेडीयू की वजह से नहीं, बल्कि अपने 20 साल के किए गए काम और व्यक्तिगत रिश्ते की वजह से मिली है। उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की भी तारीफ की और कहा कि लालू प्रसाद से उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं। तो उस बूथ पर एक भी वोट नहीं देंगे। अगर जीता हूं तो ये जो 20 साल 25 साल का मेरा व्यक्तिगत रिश्ता और व्यक्तिगत काम हर दल और हजार दिनों का मैंने किया है, उसी ने मुझे चुनाव दिया। हकीकत यही, नहीं तो वहां आरजेडी तो मेरे सामने था, जेडीयू मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। बीजेपी मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। हकीकत यही है, इशारा को समझ लिया। लेकिन ये जो व्यक्तिगत हमने रिलेशन सबसे रखा, और वो मेरा स्वभाव है, वो कोई चुनाव के चलते या वोट के चलते नहीं है, वो शुरू से है। क्या लगता है किसी से रिश्ता रखने में, क्या दे दीजिएगा किसी को आप। जब मैं पहली बार लड़ना चाह रहा था, आदरणीय लालू जी का राज था, 2002 की बात थी, और मैं उनके पास गया। मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते थे उस समय भी, आज भी मेरे उनसे व्यक्तिगत बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की तारीफ करने को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने जहां देवेश चंद्र ठाकुर के बयान के बहाने पीएम और सीएम पर हमला बोला है, वहीं बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने इसे उनका निजी बयान करार देते हुए सफाई दी है। लालू प्रसाद जी से इनके मधुर रिश्ते तो जग जाहिर है, और पहले भी साथ रहने का मौका उनको मिला है लालू जी के साथ, और अभी तक आदरणीय लालू प्रसाद जी से कोई बिगाड़ की स्थिति नहीं है। तो देवेश चंद्र ठाकुर जी की जीत उनके 20 वर्षों के मेहताना का अगर प्रतिफल है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो प्रथम दृष्टया में इसे नकारा नहीं जा सकता। अगर यही बात आप एनडीए के किसी भी सांसद से पूछिएगा तो वही बात स्वीकार करेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जनाधार समाप्त है। वो सब चुनाव जीते हैं 400 पार के आडंबर से या मतों के हेरा फेरी से, चूंकि या व्यक्तिगत रिलेशन से। चूंकि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों ने राज्य और देश को ठगा है। माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी लोकसभा चुनाव के दरमियान जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे और लगातार जनता के बीच एनडीए सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों की प्रशंसा कर जनता के बीच गए और जनता ने उनको पार्लियामेंट सदस्य के रूप में निर्वाचित किया। आज वह जो कुछ भी बोल रहे हैं, मैं समझता हूं कि वह अपना निजी बयान दे रहे हैं। एनडीए की तरफ से जो भी सांसद चाहे विधान पार्षद जीते हैं, निश्चित रूप से वह एनडीए के कार्यकर्ताओं के मेहनत के बदौलत जीते हैं। जिस एनडीए में लोजपा, भाजपा, जदयू, हम सभी के समर्थन से उनकी जीत हुई है। अब कोई इस पर कुछ बयानबाजी करते हैं तो वह हमलों का विषय नहीं है। हमलों का विषय है कि एनडीए को जहां भी जीत मिली है, एनडीए के सारे कार्यकर्ताओं की वो जीत है। सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर उस जीत को हासिल किया है। शेखपुरा के 30वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में आरजेडी विधायक विजय सम्राट ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की। विधायक ने कहा कि शेखपुरा का जो विकास दिख रहा है वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार की देन है। साथ ही विधायक ने कार्यक्रम के माध्यम से सीएम से अनुरोध किया कि शेखपुरा जिले पर कृपा बरसाते रहें ताकि विकास के क्षेत्रों में शेखपुरा आगे रहे। आरजेडी विधायक की ओर से सीएम नीतीश कुमार की तारीफ के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित हाई स्पीड कॉरिडोर से जुड़ा सवाल पूछा, जिस पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री ने डीपीआर बनाए जाने की जानकारी दी। उम्मीद जताई जा रही कि एक्सप्रेसवे उत्तर बिहार के लिए लाइफलाइन साबित होगी। इससे व्यापार को नया मार्ग मिलेगा और रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। एक्सप्रेसवे है जो गोरखपुर से सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी तक जाती है।
31 मई को विभाग के द्वारा पत्र दिया गया कि ये हाई स्पीड कॉरिडोर है ये, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका डीपीआर कब तक बनेगा, इसका निर्माण कब तक होगा, और उस लेटर में ये भी था कि इसके लिए नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से इस काम को लेकर के। तो अगर इस पर माननीय मंत्री जी कुछ हाईलाइट कर सकें तो। ऑनरेबल मिनिस्टर। आदरणीय सभापति महोदय, इसकी विस्तृत जानकारी मैं आदरणीय सदस्य महोदय को दूंगा। वैसे इसकी जो डीपीआर है वो अभी प्रारंभ हुई है। डीपीआर पहला स्टेज होता है अलाइनमेंट और उसके बाद लैंड एक्विजिशंस, तो इस स्टेज के आगे जाने पर जानकारी दी जाएगी। लोकसभा में अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच जाति को लेकर हुए विवाद पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी। मांझी ने कहा कि एनडीए की सरकार हर तबके और हर जाति के लिए काम कर रही है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इन बातों पर विवाद कर रहे हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मांझी ने कहा कि 2025 के चुनाव में एनडीए की सरकार बननी तय है। जाति जनगणना को लेकर नोटिस हुई है, उसका राहुल गांधी ने कहा है कि हम लोगों को अपमान करने की कोशिश किया गया है। देखिए, जिनको जो कहना है यह स्पष्ट है। एनडीए की सरकार हर तबकों के लिए काम कर रही है। जहां तक रही जाति गणना की बात, समय आने पर निर्णय लिया जाएगा। तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया गया है और वो लोग तो विरोध में हैं, उनको तो कोई मुद्दा है नहीं। थोड़े और कोई मुद्दा ऐसा है देश के, राष्ट्र के, यहाँ के विज्ञान की उन्नति का, समाज की बात की। आने वाले एकदम निश्चित है कि 2025 के चुनाव जो बिहार विधानसभा में होगा या और कहीं भी जो होने वाला है, उसमें एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए जीत जाएगी। हर जातीय गणना को विपक्ष ने चुनावी मुद्दा बनाया। अब उसी मुद्दे पर संसद में संग्राम छिड़ चुका है। विपक्ष जातीय जनगणना की मांग पर अडिग है तो बीजेपी सवाल पूछ रही है। जनगणना कराएंगे लेकिन जाति नहीं बताएंगे। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जातीय जनगणना का मुद्दा खूब उठाया। इसी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने चुनाव भी लड़ा। अब उसी जातीय जनगणना पर संसद में जंग छिड़ी है। सवाल पूछे जा रहे हैं, जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। सोमवार को राहुल गांधी ने लोकसभा में जोर देकर कहा कि वे जातीय जनगणना जरूर कराएंगे। मंगलवार को अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए पलटवार कर दिया। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर संसद के अंदर और बाहर विपक्ष बेहद आक्रामक दिख रहा है। सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। अनुराग ठाकुर के बयान पर विपक्ष ने जिस ढंग से हंगामा खड़ा किया, उस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। गिरिराज ने कहा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दिन भर जाति जाति करते हैं, लेकिन किसी ने उनसे जाति पूछ ली तो देखिए कैसे करते हैं। मैं बताऊंगा कि मैं इस जाति का हूं, इस धर्म का हूं, इसमें कौन सी बात हो गई? राहुल गांधी अगर जाति की बात करते हैं तो उनकी भी तो कोई जाति होगी, उनका भी तो कोई धर्म होगा। लोकसभा चुनाव में जाति के नाम पर ठीक ठाक प्रदर्शन के बाद इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने जातीय गोलबंदी की शुरुआत कर दी है, जिसे आगामी चुनाव के लिए सियासी हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। तभी तो संसद में जाति के नाम पर जंग छिड़ी है। सवाल है कि जनता की जाति पूछने में अगर कोई दिक्कत नहीं, तो फिर नेता की जाति पूछने में क्या कोई दिक्कत है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी बिहार विधानसभा चुनाव
की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। पटना में पार्टी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें पशुपति कुमार पारस ने लोकसभा चुनाव में नाइंसाफी किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर उनकी तैयारी है। अगर एनडीए के साथ वह रहे तो ठीक है, नहीं तो वो अलग रास्ता भी तलाश सकते हैं। पारस ने 4 सीट पर होने वाले उपचुनाव में तरारी सीट पर उम्मीदवार उतारने की बात कही। पशुपति कुमार पारस से बात की पटना संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुट चुकी है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। विधानसभा चुनाव की क्या तैयारी है? 243 पर तैयारी कर रहे हैं आप, तो क्या सिंगल चुनाव लड़ेंगे कि गठबंधन? 243 पर तैयारी का मेरा अर्थ यह है कि यदि हम जिस गठबंधन में रहेंगे उसको भी मदद करना है हमको, और ऐसे भी हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। और हमारे साथ दलित सेना है जो मेरा फोर्स है। ज्वाइंट आज कार्य समिति की बैठक हुई है और हम 38 जिला में जाएंगे और अपनी बात को अपने वर्कर से, अपने मतदाताओं से अपनी बात को मैं रखूँगा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ और भविष्य की रणनीति के लिए 243 सीट पर हमारी तैयारी होगी। भविष्य में देखा जाएगा कि क्या होने वाला। एनडीए के साथ या फिर किसी दूसरे के साथ? नहीं, अभी तो हम एनडीए के साथ हैं। अभी हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए यदि हमारे साथ में व्यवहार अच्छा, उनको पूरा विश्वास है कि एनडीए के साथ हम हैं और विधानसभा के चुनाव में हमको उचित प्रतिनिधित्व दिया। में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। तरारी सीट पर आप अपने प्रत्याशी को उतारना चाहते हैं, क्या लगता है आपकी ये डिमांड पूरी होगी? क्योंकि लोकसभा में एक भी डिमांड पूरी हो नहीं हो, मेरा डिमांड, मेरा मांगना हक है। मांगे तब खाना मांगिएगा किसी से तब तो खाना मिलेगा। तो मेरा हक है कि हम मांगेंगे। अब देना नहीं देना तो जो खिलाने वाले लोग हैं उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 1 सीट पर डिमांड है। हालांकि विधानसभा चुनाव की तैयारी भी पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में अब बालू की होम डिलीवरी होगी। खनन विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अब घर बैठे आमजन तक बालू पहुंचवाएगी। जिन्हें बालू की जरूरत है वे मोबाइल से ही ऑर्डर कर बालू की होम डिलीवरी करा सकते हैं। इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार की ओर से बालू मित्र पोर्टल विकसित किया जा रहा है। आज पूरी पारदर्शिता के साथ, सुगमता के साथ बालू, गिट्टी या अन्य लघु खनिजों की उपलब्धता हम सुनिश्चित करने के लिए जो एक पोर्टल विकसित किए हैं, बालू मित्र पोर्टल विकसित कर करके उस पर आप ऑर्डर दे सकते हैं। रेट भी निर्धारित रहेगा, गाड़ी का ट्रैकिंग भी होगा, सबको सहूलियत होगी। और ये व्यवस्था हम लोग बिहार सरकार द्वारा बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्राधिकृत किया है। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पटना प्रशासन एक्शन के मूड में है। सेफ्टी जांच में खामियां पाई जाने के बाद खान जीएस कोचिंग को बंद कर दिया गया है। खान सर ने जांच दल को जल्द कमियों को दूर करने का भरोसा दिलाया है। पटना डीएम ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुरक्षा के नजरिए से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जांच कराई जाएगी। खान सर नाम तो सुना ही होगा। बिहार में कोचिंग की दुनिया के बहुत बड़े चेहरा हैं खान सर। ज्ञान बांटते न जाने इनके कितने वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। लेकिन दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद जब पटना जिला प्रशासन ने सेफ्टी की जांच की तो खान सर की खान जीएस कोचिंग सुरक्षा मानकों के पालन में फेल हो गई। जिला प्रशासन की जांच में खान जीएस कोचिंग में कई कमियां पाई गई। बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं हो रहा था। कोचिंग में वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। एंट्री और एग्जिट के भी बेहतर इंतजाम नहीं दिखे। सिटिंग अरेंजमेंट और बिल्डिंग बायलॉज पर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच के बाद जिला प्रशासन ने खान जीएस कोचिंग को बंद कर दिया है और कोचिंग के बाहर बंद रखने का नोटिस भी चिपका दिया गया है। वैसे खान सर ने जांच दल को जल्द कमियों को दूर करने का भरोसा दिलाया है। लेकिन सवाल है कि जब इतने नामी कोचिंग में इतनी अनियमितता पाई गई तो बाकी कोचिंग संस्थानों की क्या दशा होगी? नियमों का पालन न करने वाले ऐसे सभी कोचिंग संस्थानों पर शिक्षा विभाग कार्रवाई के मूड में है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, सुरक्षा के नजरिए से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जांच की जाएगी।
उस तरह का निर्देश हमने भी दिया है और अगर कहीं कमी पाई जाती है, खास करके जो फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पटना में कोचिंग संस्थानों की जांच कराई जा रही है। इसी क्रम में पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। डीएम ने कोचिंग संचालकों को 1 महीने में सभी तरह की कमियों को दूर करने का समय दिया है। अगर 1 महीने में व्यवस्था नहीं सुधरी तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर रोहतास के डेहरी से, जहां अमझोर इलाके के कैमूर पहाड़ी से निकलने वाले कशिश वाटरफॉल में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। तेज धार में बहुत लोग फंस गए, लेकिन आपसी सूझबूझ से एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह पानी की धार से निकाल पाए। बता दें कि कशिश वाटरफॉल दूरवर्ती इलाके में है और मानसून में यहां खूबसूरत झरना निकलता है, लेकिन कैमूर पहाड़ी पर अधिक बारिश होने से कभी कभी इस वाटरफॉल का रूप रौद्र हो जाता है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह पानी की तेज धार में लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जाता है कि 35 से अधिक लोग वाटरफॉल की दूसरी ओर फंस गए थे, लेकिन एक दूसरे के हाथ पकड़कर सभी बाहर निकल पाए। और इस बीच पूर्णिया से बड़ी खबर, जहां अवधेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कस्बा नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष थे। बाइक सवार 2 अपराधी ने सिर में गोली मारी है। अस्पताल में इलाज के दौरान अवधेश यादव की मौत हो गई है। कस्बा थाना के कस्बा में वारदात को अंजाम दिया गया। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो पूर्णिया से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अवधेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कस्बा नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष थे। बाइक सवार 2 अपराधी पहुंचे, सिर में गोली मारी। ये तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर ये अपराधी नजर आ रहे हैं और देखिए कैसे गोली मार करके अपराधी फरार हो जाते हैं। तो ये फुटेज भी सामने आया है इस पूरी हत्याकांड का, और इस फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई। देखिए तस्वीर, देखिए किस तरीके से पीछे पीछे अपराधी आता है और उसके बाद से गोली दाग करके आसानी से वो फरार हो जाता है। अवधेश यादव वहीं गिर जाते हैं। ये तस्वीर सामने आई है पूर्णिया से, जहां अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। देखिए रेड सर्किल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अवधेश यादव आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे अपराधी पहुंचता है, गोली मारता है, सिर में गोली मारता है और वहां से फरार हो जाता है। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में ही अवधेश यादव की मौत हो जाती है। कस्बा थाना के कस्बा में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पूर्णिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। समस्तीपुर हसनपुर प्रखंड के राजकीय विद्यालय मालदा की कई छात्राओं ने स्कूल के प्रिंसिपल पर गलत टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। छात्राओं ने स्कूल में हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि वो विद्यालय थोड़ी देर से पहुंची थी, इसी को लेकर धक्का मारकर उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया गया था। साथ ही छात्राओं ने बताया कि टीचर उन लोगों को फांसी लगाकर मारने, हीरोइन चप्पल से मारने जैसे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हंगामे की सूचना मिलने पर हसनपुर प्रखंड की शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय पहुंची और बच्चों को समझाकर शांत कराया। वहीं बीईओ के मुताबिक बच्चे लगातार 1 सप्ताह से लेट आ रहे थे और बार बार बताने पर भी नहीं मान रहे थे, जिसके चलते प्रिंसिपल ने विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया। कि हम लेट आए तो बोली मैम, बोली क्लास लेके जाइए। मैम क्लास लेकर नहीं गई और उसके बाद सर ने सबको बाहर निकाल दिया। उधर से 4 चक्का गाड़ी आ रहा था, इतना तेज से दबा रहा, इतना तेज से कि अगर कोई बच्चा उसके चपेट में आ जाता तो क्या होता। प्रधानाध्यापक का कहना है कि बच्चियां देर से आईं, इसलिए उनको एक सप्ताह भेजा गया कि आप देर से क्यों आए, और 1 सप्ताह से वो लोग देर से आ रही थी। बार बार उनको कहा जा रहा था, लेकिन समय नहीं सुधर रहा था, इसलिए आज उनको विद्यालय में घुसने नहीं दिया गया। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों द्वारा यही बताया गया। बच्चियों ने कुछ अन्य आरोप भी लगाए हैं, उनकी तहकीकात की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। और देखिए न्यूज़ 18 सवाल भी पूछता है, छात्राओं के स्कूल से आखिर बाहर क्यों निकाला गया। और सवाल यह भी है कि गंदे शब्दों का इस्तेमाल शिक्षक क्यों करते हैं। और सवाल यह भी इस घटना के बाद से कि देर से आने पर धक्का क्यों मारा गया। वायनाड में हुए भूस्खलन का मामला, वैशाली के 14 लोग त्रासदी के शिकार हुए, 9 लोग स्वस्थ और सुरक्षित हैं। एक महिला का शव बरामद किया गया है, एक व्यक्ति का इलाज जारी है, 3 लोग
अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। डीएम यशपाल मीणा ने इसकी जानकारी दी है। तो 9 लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि वैशाली के 14 लोग त्रासदी के शिकार हुए, जिसमें 9 लोग स्वस्थ और सुरक्षित हैं। एक महिला का वहीं शव बरामद किया गया है। एक व्यक्ति का इलाज जारी है। 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। डीएम यशपाल मीणा ने जानकारी दी है। खबर वैशाली से, जहां केरल के वायनाड में प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए वैशाली के एक दंपति में से पत्नी का शव बरामद हो गया है और पति उपेंद्र पासवान 30 घंटे बाद मिले हैं, जिससे गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपेंद्र पासवान की पत्नी की मौत से परिवार वालों में कोहराम मच गया है। हालांकि उपेंद्र के जिंदा मिलने से परिवार वालों में थोड़ी राहत है। परिजनों के मुताबिक उपेंद्र पासवान पिछले 20 साल से अपनी पत्नी के साथ केरल में रहते थे, लेकिन कुदरत के कहर में उपेंद्र की पत्नी की जान ले ली और वो खुद भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। चौथा रोज दुर्घटना 10 बजे दुर्घटना हो गई। क्या सूचना मिला था? सूचना मिला कि से पता नहीं है, दहा गया कि कहाँ है, वो पता नहीं मिला। तो वह पता आज मिलल है, पता कि से हाँ ये लाश आज मिला। किसका? हमारा पुत्र। चाय बागान में रहते थे, वो केरल रहते थे। वो घटना हुआ जो 20-25 साल से मेरा बड़ा भाई रहते थे, भाभी थे, एक भाई थे, एक और भाई थे। वो सोमवार का घटना हुआ। बहुत वो भाभी अब भैया दोनों आदमी खो गए। तो मेरा भाभी का बॉडी मिला है अभी तुरंत। दरभंगा में मंगलवार को पानी की समस्या को लेकर धरने पर बैठे विधायक के धरने का असर देखने को मिला। राज्य के अधिकारी के साथ जिले के पदाधिकारियों की बैठक की गई। इस बैठक में डीएम, बीडीओ और पीएचईडी के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने पानी की समस्या से निपटने के लिए प्लान बनाया, साथ ही खराब पड़े नल और जले मोटर को जल्द से जल्द ठीक करवाने की बात कही। देना ही होगा, नहीं देने वाले को बख्शेंगे नहीं। 24 घंटा के अंदर में समीक्षा, राज्य स्तरीय पदाधिकारी आकर के यहाँ पर बैठक करके समीक्षा कर लिए और समस्या लेकर के विभाग इतना, प्रधान सचिव से लेकर के सभी आदमी इतने थे, सारी समस्याओं का समाधान, सारा आवंटन आ गया, सब कुछ हो गया। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।